डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2023 पेपर जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है जिसके हम सारी सेक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एचटेट में सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सीडीपी, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी कहते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। जो हमारे सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं, यानी जो सोशली सामाजिक रूप से बहुत ही अलग बच्चे होते हैं, उनके उनके लिए किस टाइप की एजुकेशन को हमें फॉलो करना चाहिए। तो उसके चार ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज इनफॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन या रिलीजियस एजुकेशन। तो इसका आंसर है थर्ड, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है कि एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें सारे ही इस टाइप के बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के साथ मिलाएं और मेन स्ट्रीम पर उन्हें लेकर आए। Next one is, which type of statement is correct regarding adolescence under Erickson's psychosocial development theory। जो हमारी एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन चारों में से। तो फर्स्ट है जो ईगो आइडेंटिटी है वो एक पॉजिटिव है साइकोसोशल एस्पेक्ट का। जो सेकंड ऑप्शन है ईगो आइडेंटिटी इज नेगेटिव साइकोसोशल एस्पेक्ट, ईगो आइडेंटिटी नेगेटिव है। ईगो आइडेंटिटी क्या न्यूट्रल है या फिर ईगो आइडेंटिटी किसी भी तरीके से इसमें होता ही नहीं है। तो हमारा आंसर है फर्स्ट वाला, ईगो आइडेंटिटी इज अ पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट। ईगो आइडेंटिटी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट सीन इन द क्रिएटिव चाइल्ड। एक क्रिएटिव चाइल्ड यानी जो एक बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा उसमें किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगा आपको। तो फर्स्ट वन इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्या ऐसी थिंकिंग होगी जो कुछ नया सोचे कुछ अलग सा करे, वो नहीं मिलेगा। सेकेंड वन इज बहुत ज्यादा क्यूरियस होगा वो चाइल्ड, या फिर उसकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होगी, या फिर वो बहुत ही कन्वेंशनल थॉट का हो। कन्वेंशनल मतलब पुरानी सोच का होगा। तो इसका आंसर है थर्ड वन कि उसकी जो सोच होगी वो कन्वेंशनल नहीं होगी। तो सेकंड वाले का हमारा आंसर क्या था कि ईगो आइडेंटिटी इज अ पॉजिटिव साइकोसोशल एस्पेक्ट। नाउ fourth one is, which of the following characteristic does not have positive effect of the process of socialization। हम इनमें से कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन मतलब होता है समाज में जब लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो इसमें से कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज सोशली अप्रूव बिहेवियर। क्या सोशली अप्रूव बिहेवियर होता है सोशलाइजेशन का प्रोसेस? हाँ, ये सही है। नेक्स्ट वन इज प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल। क्या अच्छा सोशल रोल की जो सब लोग अप्रूव करें उस टाइप का सोशल रोल होना चाहिए, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड। हमें एक सोशल एटीट्यूड यानी समाज के प्रति अच्छा एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता जब तीनों ही सही हैं। तो फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रेजुडिस। हमें सोसाइटी के प्रति जो पुरानी या बेकार सोच है वो सब नहीं रखनी चाहिए, रूढ़िवादी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो हमारा आंसर है फोर्थ वन, जो कि हमें पूछा गया था कि सोशलाइजेशन के लिए कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, तो ये नहीं है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है जो वाइगोस्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था। आपने वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया चाइल्ड के। तो इनमें से इन चारों ऑप्शन में से क्या चीज नहीं है, क्या चीज है, सॉरी। सो फर्स्ट वन इज व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली। क्या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो होता है कि जो चाइल्ड होता है अपने आप अकेले सब कुछ कर सके। सेकेंड वन इज व्हाट द चाइल्ड कांट डू इंडिपेंडेंटली, चाइल्ड अकेले कुछ नहीं कर पाए। थर्ड वन इज व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद द गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, कि चाइल्ड जो है वो अपने से नॉलेजेबल पर्सन की गाइडेंस के साथ क्या क्या कर सकता है। फोर्थ वन इज व्हाट द चाइल्ड कांट डू इवन अंडर द गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, ये जो चाइल्ड है वो नॉलेजेबल पर्सन उसे गाइड भी कर रहा है फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसका आंसर आएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि एक चाइल्ड नॉलेजेबल पर्सन की गाइडेंस के साथ क्या चीज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लर्नर डज नॉट अचीव द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। अगर लर्नर जो है वो एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस अचीव ना कर पाए, मीन्स आपने एक चाइल्ड को पढ़ा दिया लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि हाँ उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, पासिंग आएंगे, लेकिन वो जितना आप सोच रहे थे उतने भी नहीं कर पाया या वो बिल्कुल भी नहीं किया,
तो किस टाइप की टेस्टिंग हमें उसकी करनी चाहिए? तो फॉर्मेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए, डायग्नोस्टिक करनी चाहिए, रेमेडियल करनी चाहिए या समेटिव करनी चाहिए। तो अगर जो लर्नर है वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को अचीव ना कर पाए तो सबसे पहले हमें उसे डायग्नोस करना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग को करना चाहिए। हमें पता लगाना चाहिए कि ऐसी क्या रीज़न थी जिस वज़ह से वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया एक्सपेक्टेड। Now question number 7. Inclusion is not confined to the disabled, but it also mean no exclusion of any child. तो इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है कि इंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता कि हम सारे डिसेबल पर्सन को ही अलग कर दें या कन्फाइंड कर दें या बोलें कि हाँ ये सब डिसेबल पर्सन है, इन्हें हमें इंक्लूड करना है। लेकिन इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चाइल्ड को एक्सक्लूड ना करें। तो इसका मीनिंग क्या है? इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले एनसीएफ 2005 में ये स्टेटमेंट दी है, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दी गई है, यूनेस्को में या यूनिसेफ में। तो ये स्टेटमेंट कहाँ दी हुई है? ये स्टेटमेंट दी है हमारी एनसीएफ 2005 में। Now next one is which type of changes occur in the growth and development? ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस टाइप के चेंजेस होते हैं? अगर किसी की बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, हमें पता है ग्रोथ जो है वो फिजिकल चेंज होता है और डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो जब दोनों ही ग्रोथ और डेवलपमेंट एक साथ होते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं? सबसे पहले बॉडी का साइज चेंज होगा, या फिर बॉडी का प्रोपोर्शन चेंज होगा, या फिर हमारे जो ओल्ड फीचर होंगे वो डिसअपीयर यानी गायब हो जाएँगे। या फिर जो हम नए टाइप के फीचर को एक्वायर करने लग जाएँगे, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर। इन चारों में से कौन से ऑप्शन है? तो ये चारों ही सही बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जब हमारा ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है, तो हमें इन चारों तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज़ नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग? तो किस टाइप की स्टेटमेंट जो है हमारी मोटिवेशन को यानी लर्निंग, अगर हम लर्निंग कर रहे हैं उसको मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालता। तो मोटिवेशन से क्या होता है, क्या हमारा बिहेवियर इम्पेयर हो जाता है, यानी हमारा बिहेवियर खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इज मोटिवेशन प्रोवाइड डेफिनेट डायरेक्शन टू द लर्निंग बिहेवियर। क्या मोटिवेशन से हमारी लर्निंग बिहेवियर में एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड होता है, एक अच्छा डायरेक्शन आता है। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन एनर्जाइज लर्निंग बिहेवियर। क्या मोटिवेशन की वजह से हमारा लर्निंग और ज़्यादा एनर्जाइज होना स्टार्ट हो जाता है कि हम और ज़्यादा लर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ वन इज मोटिवेशन मेक लर्निंग बिहेवियर सिलेक्टिव। क्या मोटिवेशन से हमारा लर्निंग बिहेवियर एकदम सिलेक्टिव हो जाता है कि अ, हम वही काम करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमने सोचा होता है, गोल ओरिएंटेड। तो इसका आंसर है कि क्या चीज़ पॉजिटिव नहीं है, तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव नहीं है कि मोटिवेशन जो है वो लर्निंग बिहेवियर को इम्पेयर करता है, नहीं। हमारा लर्निंग बिहेवियर और ज़्यादा बूस्ट होता है, इम्पेयर नहीं होता मोटिवेशन से। नाउ 10th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द स्टेजेस ऑफ मोरालिटी विद देयर लेवल। हमें मोरालिटी का उसके लेवल से मैच करना है। जैसे डेवलप जो हमारी कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें किस तरीके से स्टेजेस दी हुई हैं, उन स्टेजेस को हमें मैच करना है। तो सबसे पहले स्टेज क्या होगा हमारा कि अ, सबसे पहले इंडिविजुअल एंड द एक्सचेंजेस। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। फर्स्ट वाला जो होगा हमारा सेकंड में होगा गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि हमारे सेकंड से मैच हुआ। इंडिविजुअल और एक्सचेंज जो है हमारा फर्स्ट वाले ऑप्शन में आएगा, क्योंकि कोलबर्ग में सबसे पहले इंडिविजुअल और एक्सचेंज की बात की गई है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या बात की गई है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। थर्ड नंबर पे हमारी बात की हुई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, और फोर्थ वन इज इंडिविजुअल प्रिंसिपल के बारे में। सो ये है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमारे कोलबर्ग की थ्योरी में बता रखा है। इस तरीके से मैचिंग होगी। हमारा फर्स्ट वाले का मैचिंग होगा सेकंड, फर्स्ट वाले का मैच होगा सेकंड, बी वाले का मैच होगा हमारा फर्स्ट, सी वाले का मैच होगा थर्ड और डी वाले का भी थर्ड। नाउ when the learner learn a task automatically without the desire or the purpose। अगर कोई लर्नर है, उसने सोचा नहीं है कि हाँ उसे ये टास्क सीखना है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली सीख गया, देखकर सीख गया। जैसे हम लोग भी कभी रास्ते में कहीं गए हैं या फिर हमें सोचा नहीं है कि हमें ये चीज़ सीखनी है, लेकिन बाय चांस देखते-देखते हमने सीख ली। तो वो किस टाइप की लर्निंग में कंसीडर होगा? क्या वो मास लर्निंग होगी, होल लर्निंग होगी, पार्ट लर्निंग होगी या इंसिडेंटल लर्निंग होगी?
इस टाइप की लर्निंग इंसिडेंटल लर्निंग कहलाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बायोलॉजिकल मोटिव। बायोलॉजिकल मोटिव के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? क्या बायोलॉजिकल मोटिव यूनिवर्सल होता है? यस होता है। दे आर इनबॉर्न, क्या ये इनबॉर्न होता है? क्या ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है? क्या ये होमोस्टैटिक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4 कि ये ऑप्शन गलत है कि ये होमोस्टैटिक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये होमोस्टैटिक इंडिविजुअल के लिए भी ज़रूरी है। Now, question number 13 is which of the following examination are the basis of continuous and comprehensive evaluation? तो किस टाइप की एग्जामिनेशन में हमारा कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है? इसमें है हमारा रिटन एग्जामिनेशन में, ओरल एग्जामिनेशन में, बिहेवियर में या प्रैक्टिकल में। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4 कि ये सभी टाइप के एग्जामिनेशन में कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो सकता है। Now, question number 14 is which of the following statement is not correct in reference to intelligence test? इंटेलिजेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो जो अलेक्जेंडर पास थ्रू टेस्ट इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट, क्या अलेक्जेंडर जो पास अलोंग टेस्ट है वो परफॉर्मेंस टेस्ट है? नेक्स्ट वन इज वर्बल टेस्ट जो है वो इंडिविजुअल ग्रुप दोनों में लिया जा सकता है। जो इलिटरेट पीपल होते हैं वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकते। In non-verbal test, intelligence is measured through picture and figure। क्या नॉन वर्बल टेस्ट में इंटेलिजेंस जो है पिक्चर और फिगर से मेंटेन होती है? इसका आंसर है आंसर नंबर 3 कि इलिटरेट पीपल जो है वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये आंसर इनकरेक्ट है। Now question number 15. Question number 15 है which of the following pair is not correct regarding element of intelligence and their dimension? इंटेलिजेंस के एलिमेंट और उनके डायरेक्शन में कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? उसमें हमें मैच करना है। सबसे पहले जो यूनिट है वो प्रोडक्ट से का डायमेंशन है, यस ये सही है। कॉग्निशन ऑपरेशंस का, यस सही है। इवैल्यूएशन ऑपरेशंस में करेक्ट है, लेकिन रिलेशन कॉन्टेक्ट में करेक्ट नहीं है। इसका आंसर है रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 4 रिलेशन और कॉन्टेक्ट वाला हमारा मैच सही नहीं है। Now question number 16. Which of the following is not the key feature of child-centered learning? Child-centered learning का कौन सा key feature नहीं है? सबसे पहले है meaningful learning opportunity। क्या child-centered learning में हम meaningful learning opportunity provide करते हैं child को? Yes। क्या सिंगल लर्निंग पाथवे देते हैं चाइल्ड को, सिर्फ एक ही तरीका बताते हैं कि नहीं आपको यही फॉलो करना है, कोई और तरीका फॉलो नहीं करना? ये नहीं हो सकता। थर्ड वन इज़ कंटीन्यूअस असेसमेंट। क्या हम कंटीन्यूअस असेस करते रहते हैं चाइल्ड को कि चाइल्ड सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है लर्निंग? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज़ एक्सेसिबल लर्निंग सेटिंग। क्या हम एक्सेसिबल लर्निंग सेटिंग्स को अप्रोच करते हैं कि लर्निंग की सेटिंग्स जो हैं वो बिल्कुल सही हों और अच्छे से लर्न कर पाए? क्वेश्चन इसका आंसर है आंसर नंबर 2 सिंगल लर्निंग पाथवे। Now question number 17. Question number 17 है according to Bandura, which of the following interrelated process of observational learning? Bandura के अकॉर्डिंग कौन सा इंटररिलेटेड प्रोसेस नहीं है लर्निंग का? Bandura की थ्योरी हमने सबने रीड की है। फर्स्ट वन इज अटेंशन, सेकेंड वन इज रिटेंशन, थर्ड वन इज मोटिवेशन और फोर्थ वन इज कंजक्शनल। तो कौन सा हमारा Bandura का इंटररिलेटेड प्रोसेस में नहीं है? हमारा आंसर है कंजक्शनल। कंजक्शनल प्रोसेस हमारा नहीं है। आंसर नंबर 4। Now question number 18 is according to Bandura's social learning theory, which of the what is it called when a person learn the same behavior by observing and repeating the behavior of others? तो बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया जाएगा कि जो पर्सन है वो दूसरों के बिहेवियर से ऑब्जर्व करे और फिर उसी बिहेवियर को बार बार रिपीट करें। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज अडॉप्शन अडेप्टेशन, second one is self observation, third one is modeling and fourth one is effective expectation। इसका आंसर है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है? बच्चा क्या करता है, दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और फिर सेम वही बिहेवियर को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है।
Question number 19 is which sub component is not included in componential intelligence. Componential जो स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी है उसमें componential इंटेलिजेंस में क्या चीज नहीं आती. सो फर्स्ट वन इज मेटा कंपोनेंट. क्या मेटा कंपोनेंट नहीं आते? एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट नहीं आते, परफॉर्मेंस कंपोनेंट नहीं आते, या नॉलेज एक्विजिशन. तो इसका आंसर है एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट. एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट इसमें नहीं आते. Question number 20 is a learning disability that affect the acquisition of arithmetical skill. तो ऐसी कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिसमें जो लर्नर होता है वो अर्थमेटिक स्किल यानी जो बेसिक हमारी मैथ्स की चीजें होती हैं या नंबर्स होते हैं उसको भी अच्छे से एक्वायर नहीं कर पाता. तो इस पूरे स्किल को कहते हैं डिसकैलकुलिया, जिसमें बच्चों को मैथ्स से रिलेटेड या अर्थमेटिक प्रॉब्लम फेस होती है. Now, question number 21 is choose the correct sequence of the 5 stages. हमारे जो फ्रूट के साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें 5 स्टेजेस बताई हुई है. उनमें से हमें 5 स्टेजेस का करेक्ट सीक्वेंस बताना है, जो कि डायरेक्ट मैं आंसर बता देती हूँ आपको. जिसमें फर्स्ट स्टेज है ओरल, सेकेंड वन इज एनल, थर्ड वन इज फेलिक, फोर्थ वन इज लेटेंसी एंड लास्ट वन इज जेनिटल स्टेज. सो आंसर नंबर थर्ड. दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. Now, question number 22. Question number 22 है according to Pavlov classical conditioning theory. जो Pavlov की classical conditioning theory है उसमें जो which temporal sequence presentation of natural and conditional stimuli will affect learning. कौन सा सबसे ज्यादा learning को affect करता है? तो इसमें है simultaneous या फिर डिले या ट्रेस या बैकवर्ड. तो इसका आंसर है डिले. Now, question number 23 is in which stage of Piaget's cognitive development theory, जो Piaget की cognitive development theory है उसमें किस स्टेज पे जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है. तो इसमें सेंसरी मोटर स्टेज पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, या ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे. तो पियाजेट की जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें जो बच्चा होता है वो एब्स्ट्रैक्ट और जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट को डेवलप करना शुरू कर देता है. Now, question number 24 is which of the following educational arrangement should not be made for talented student. जो talented student होते हैं इनमें किस किस चीज कौन से अरेंजमेंट जो है वो नहीं होते, नहीं किए जाते. सो जो talented student होंगे उन्हें हम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी देंगे. यस, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है तो वो अलग से प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं. एक्सेलरेशन यानी उनमें जो है अलग से हम नई तरह की चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे. थर्ड वन इज रेमेडियल टीचिंग, क्या उसमें सुधार की टीचिंग करेंगे उनमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो. फोर्थ वन इज एनरिचमेंट प्रोग्राम, उनसे रिलेटेड नए नए प्रोग्राम्स को हम लॉन्च करेंगे. सो इसका आंसर है थर्ड वन रेमेडियल टीचिंग. जब वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली उनमें टीचिंग लर्निंग गैप्स फाउंड इतने नहीं होंगे, तो इसलिए उन्हें रेमेडियल टीचिंग देने का भी कोई जरूरत नहीं है. Now, question number 25. Which of the following is not the principle of inclusive education? Inclusive education का कौन सा principle नहीं है? Principle of segregation, cooperation, celebrate diversity या राइट टू एजुकेशन. तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में हम कभी भी सेग्रीगेट नहीं करते यानी किसी को अलग नहीं करते, हम इनफैक्ट उन्हें इंक्लूड करते हैं. तो कॉपरेशन तो होगा, डाइवर्सिटी भी हम सेलिब्रेट करेंगे यानी अगर डाइवर्स चिल्ड्रन हैं उन्हें हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, और फोर्थ वन इज राइट टू एजुकेशन भी उन्हें देंगे, लेकिन उन्हें सेग्रीगेट नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? Which of the following way is not support the teaching according to the individual difference? Individual difference में क्या चीज टीचिंग को सपोर्ट नहीं करती? तो अगर लार्ज ग्रुप होगा स्टूडेंट का तो क्या हम जो है टीचिंग को ये सपोर्ट करेगा? इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देंगे तो क्या टीचिंग को सपोर्ट करेगा, या हमारा करिकुलम अडेप्टेशन, या हम स्टूडेंट की एक पर्टिकुलर नॉलेज को ही फोकस करेंगे? तो अगर ये इंडिविजुअल की बात हो रही है तो हम इकट्ठे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस देंगे, करिकुलम भी अडेप्ट करेंगे इंडिविजुअली, और एक बच्चे की खुद की नॉलेज को भी हम अच्छे से देखेंगे. Now, question number 27 is which is not the role of educational institution in addressing the need of children with special need?
जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं, उनमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल नहीं होता? क्या वो एडमिशन कर सकते हैं बिना उनसे भेदभाव किए? यस। प्रोवाइड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए अलग से जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना चाहिए स्कूल वालों को? यस। क्या उन्हें एक्सक्लूड करके रखना चाहिए मेन स्ट्रीम स्टूडेंट से? नो। सो यही हमारा नेगेटिव आंसर है कि कभी भी हम इस टाइप के जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें हम एक्सक्लूड करने की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा इंक्लूड करने की बात करते हैं। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, क्या स्कूल नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा उन बच्चों को और ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए? तो यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 28. Now, next question is question number 28. Which of the following statement is not correct in context of development? Development में कौन सी statement correct नहीं है? So, first one is development is a product of maturation and learning. क्या development maturation और learning से related है? या later development जो है वो ज़्यादा critical है early से? या development जो है head से foot तक होता है? या fourth one is development जो है central axis से extremities तक होता है? तो इसका आंसर जो इनकरेक्ट है वो ये है कि लेटर डेवलपमेंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है अर्ली डेवलपमेंट से, ये आंसर गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज थ्री डायमेंशनल मॉडल जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो किसके द्वारा प्रोफाउंड किया गया है? तो ये प्रोफाउंड किया गया है ग्रिफिन, कूपर एंड रिंग रिंग लेबन के द्वारा। नेक्स्ट वन, question number 30 is socialization means attaining of maturity in social relationship. Socialization का मतलब क्या होता है कि हम social relationship में एक maturity attain करें। तो ये बात किसने कही? ये बात कही थी हमारे हरलॉक जी ने।